एपिसोड 2 के अंदर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसे सभी लोग तैयार कर रहे होते हैं। तैयार होने के बाद वो बंदा अब वहाँ से चला जाता है और वो सीधा लॉयड के रूम में आता है। लॉयड ग्रिम से कहते हैं कि छुप जाओ। ये सुनकर ग्रिम अब छिप जाता है और अब हम लोग को पता चलता है कि ये बंदा लॉयड का बड़ा भाई है जिसका नाम एल्बर्ट है। अगले सीन में वो लोग ट्रेनिंग करने आते हैं जहाँ पर एल्बर्ट अपने फायरबॉल का यूज करके सामने वाले टारगेट को काफी इजीली खत्म करता है। ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। ये देखकर ग्रिम कहते हैं तो एल्बर्ट है सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस। तो लॉयड कहते हैं हाँ, एल्बर्ट काफी ज्यादा फिजिकली कैपेबल भी है और वो स्मार्ट भी है। लोग उसे अगला पोटेंशियल किंग भी मानते हैं। कैसल के अंदर उसके पास सारी अथॉरिटी है सारी फैसिलिटी को यूज करने की और कभी कभार वो मुझे भी इनवाइट करता है प्रैक्टिस में ज्वाइन होने के लिए। ये काफी ज्यादा रेयर होता है कि कैसल के अंदर मुझे मैजिक यूज करने के लिए अलाउमेंट मिलती है। जिसके बाद अब लॉयड की बारी आती है हमला करने के लिए। वह मन में कहते हैं कि मुझे राजा नहीं बनना है और अगर मैं अपने ऊपर ज्यादा टेंशन लाऊंगा तो शायद से मैं राजा भी बन सकता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे तो बस मैजिक को स्टडी करना है। वो सुनकर ग्रिम उसे कहते हैं इसका मतलब? तो लॉयड कहते हैं कि मैं फायरबॉल कर्व यूज करूंगा और सभी टारगेट को हल्का सा टच करूंगा। ये सुनकर ग्रिम कहते हैं कि लेकिन ये तो करना काफी मुश्किल होता है। जिसके बाद लॉयड काफी हल्के से टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर रहा होता है। ये देखकर सभी उससे इंप्रेस होते हैं। वहीं एक बंदा तो लॉयड का मजाक उड़ाता है और कहता है कि लॉयड तो बस टारगेट को टच ही कर सकता है। तो ग्रिम कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। लॉयड ने एक्चुअली में सभी टारगेट्स को हिट करा है। लगता नहीं है कि तुम्हें पता है कि ये कितनी कमाल की चीज होती है करनी। वहीं लॉयड कहता है कि फायर बॉल के अंदर रोटेशन ऐड करना इतना भी बुरा नहीं था। इसमें एडिशनल माना नहीं लगता है, बस उसके अंदर जो उसकी दिशा होती है वो स्टेबल हो जाती है। वहीं पर एल्बर्ट समझ जाता है कि लॉयड ने क्या करा है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता है और लॉयड से कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ तो तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, मतलब खेलना हो तो खेल लेना। ये सुनकर लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे एक खाली शूटिंग गैलरी मिल गई है। वो अब ग्रिम से कहते हैं कि मुझे काफी कुछ ट्राई करना है, जैसे कि तुम्हारे डबल इनकंटेशन ट्रिक। ग्रिम ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कर पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसे सिर्फ डीमंस ही कर पाते हैं जिनके दो मुंह होते हैं एक ही बारी में। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, इसलिए तो मैं तुम्हें यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रिम को एब्जॉर्व कर लेता है और ग्रिम को अपने हाथों में ले आता है और कहता है ये काम कर गया। ग्रिम अब कहते हैं कि पहले भी अगर किसी ने ये सब करने का ट्राई किया हो तो कोई भी एक डीमन को अपनी खुद की बॉडी के अंदर ऐसे नहीं लाता है। तो लॉयड कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार हम लोग सिंक्रोनाइज करके देखते हैं। तो ग्रिम कहते हैं कि मैं ये तो काफी आराम से कर लूंगा, एडवांस मैजिक यूज करना तो मेरे लिए काफी आसान है। जिसके बाद अब लॉयड जैसे ही एडवांस मैजिक यूज करने लगता है ग्रिम की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो अब कहने लगता है कि ये क्या है। तो लॉयड कहते हैं कि बस ये एक स्पेल स्टैक था। ये स्पेल्स को यूज करने का तरीका होता है जिसमें इनकैंडेशन करनी पड़ती है। मल्टीपल स्पेल के लिए इनकैंडेशन को मिक्स करना, ऐसे करके तुम अमाउंट ऑफ टाइम को कम कर सकते हो जितना उसे एक्टिवेट करने में लगेगा। तो मेथोडोलॉजी को यूज करके मैं अभी 100 डिफरेंट इनकैंडेशन अभी कर रहा था। तो अब ग्रिम कहते हैं क्या तुम 100 इनकैंडेशन ट्राई कर रहे थे? ऐसा ये काम नहीं करेगा। एक सिंगल स्टैक के अंदर 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 स्पेल लगते होंगे एक ही बारी में। तो लॉयड कहते हैं लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। तभी लॉयड देखता है कि वो ग्रिम के मुंह के जरिए भी बात कर पा रहा होता है और अब वो ग्रिम के मुंह से भी और खुद के मुंह से भी एक ही बारी में बोल पा रहा होता है। ग्रिम अब उससे कहते हैं कि क्या तुम एक ही बारी में 2 एडवांस इनकैंडेशन करने की ट्राई कर रहे हो? तो लॉयड कहता है हाँ, लेकिन मुझे अभी तुम्हारा मुंह यूज करने दो। जिसके बाद अब लॉयड 2 एडवांस इनकैंडेशन करता है। इतनी ताकत देखकर ग्रिम हैरान हो रहा होता है और कहते हैं कि ये एक ही बार में ये कैसे कर पा रहा है। अगर लॉयड टारगेट के ऊपर ये डायरेक्टली हमला करेगा तो काफी तबाही हो जाएगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉयड सीधा उस हमले को आसमान की तरफ कर देता है और इस धमाके को टाउन के लोग भी देख पा रहे होते हैं जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि एल्बर्ट से कहता है कि आप 7 प्रिंस के अंदर इतना टेंशन क्यों दिखाते हो? उसके अंदर भले टैलेंट हो लेकिन अभी वो बच्चा है। जिस पर एल्बर्ट कहते हैं कि लगता है तुम लोग अच्छे से देख नहीं पाए। लॉयड ने दरअसल सारे टारगेट्स के ऊपर हमला करा था पर उसने टारगेट्स के ऊपर टच किया था और मुझे लगता है कि उसने ऐसा जानबूझकर करा है। वो एक प्रोडिजी है, एक दिन शायद से वो ग्रैंड सेज भी बन सकता है और मुझे पता है कि एक दिन वो मेरे लिए काफी बड़ा एसेट बनेगा। ये सुनकर बंदा कहता है कि आपकी आंखें तो काफी कमाल की है कि आपने ऐसे टैलेंट को देख लिया। जिस पर वो कहते हैं कि मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ और ज्यादा घुलना मिलना चाहता हूँ। जितना मैं उसे जानता हूँ अभी तक तो उसने सारे टारगेट्स को खत्म भी कर दिया होगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, आप तो कुछ ज्यादा सोच रहे हो। जिसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है और कहते हैं कितनी जल्दी रात होगी। जिसके बाद हम लोग को वही ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड के हमले ने काफी तबाही मचा दी है। वहीं पर ग्रिम हैरान होकर कहता है कि आखिर ये लड़का क्या है, इसने तो आसमान के अंदर ही छेद कर दिया। जिसके बाद जैसे ही लॉयड आंख खोलता है वो देखता है कि उसने तो आसमान में छेद कर दिया है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से वापस से सब कुछ ठीक कर देता है और अब वापस से सुबह हो जाती है। वहीं ग्रिम अब कह रहा होता है कि आखिर ये लड़का क्या है और अब अगले सीन में ग्रिम लॉयड को बताते हैं कि तुमने जो आसमान में छेद कर दिया था उसके बारे में न्यूज़पेपर में खबर आ चुकी है। जिस पर लॉयड कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए तो मैं भी घबरा गया था। तभी वो अखबार के नीचे वाला हिस्सा पढ़ता है और कहते हैं कि ये तो ए रैंक एडवेंचरिंग कंपनी है जो कि खतरनाक डंजन को कंप्लीट करके ट्रेजर इकट्ठा कर रहे हैं और डंजन से वो लोग काफी ज्यादा एम्पावर्ड आइटम्स लेकर आ रहे हैं। ये देखकर लॉयड कहते हैं कि चलो हम लोग भी डंजन में चलते हैं। वो अब जा ही रहा होता है तभी ग्रिम उसे रोकता है और कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि अगर तुम यहाँ से गायब हो जाओगे तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे कि तुम कहाँ गए। तो लॉयड कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, मैं एक मैजिक यूज करूंगा उससे बचने के लिए। जिसके बाद वो एक एकोन बाहर निकालता है और उसके अंदर वो मैजिक लगाकर वुडन रेप्लिका बना देता है अपनी खुद की। वो रेप्लिका बिल्कुल लॉयड की तरह दिख रही थी। ये देखकर ग्रिम हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट रेप्लिका है। तो लॉयड कहते हैं कि सिर्फ इसका अपीयरेंस ही सेम नहीं है बल्कि इसकी स्किन,
बोन और सर्कुलेटरी सिस्टम भी सेम है और ये अपने आप से कुछ मूवमेंट्स भी कर सकता है। तो अब ग्रिम कहते हैं कि ये सही है, तुम इसे यहाँ छोड़ देना और चले जाना। तो लॉर्ड कहते नहीं, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं कब का कर चुका होता। ये सबसे बड़ी इशू सिल्फा है। एक दिन जब मैं बुक पढ़ रहा था तो सिल्फा वहाँ पर आई और उसने मुझे कहा कि मैं ग्रो कर गया हूँ और वो भी पूरे 0.07 मिलीमीटर। लॉर्ड अब कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं सिल्फा को इस रेप्लिका से बेवकूफ बना पाऊंगा क्योंकि ये रेप्लिका सिर्फ अजीब अजीब डांस ही कर सकता है इस तरीके से, इसलिए मैं एक चीज करने वाला हूँ। अगले सीन में लोग देखते हैं कि लॉर्ड कैसल से बाहर निकल जाता है। वहीं अब वो अपने हाथ के जरिए ग्रिम से बात कर पा रहा होता है। लॉर्ड अब उसे कहता है कि वहाँ चीजें कैसी चल रही है। तो अब हम लोग को पता चलता है कि ग्रिम अब उस रेप्लिका के अंदर आ चुका है और वो कहते हैं कि मैं थोड़ा पॉजिटिव तो नहीं हूँ लेकिन शायद से मैं तुम्हारे जैसा बन चुका हूँ। वहीं मेड उसे देखकर कह रही होती है कि लॉर्ड तो पहली बार अपने अपीयरेंस का ख्याल रख रहे हैं, लॉर्ड काफी प्यारे हैं। वहीं पर अब ग्रिम कह रहा होता है कि लॉर्ड ने मेरे दिमाग को इस रेप्लिका के अंदर डाल दिया और उसने मेरी बॉडी को अपने हाथ के अंदर अलग से डाल लिया। मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड को अपनी लिमिट्स के बारे में पता है। लॉर्ड अब ग्रिम से कहते हैं कि बस सिल्फा के सामने ध्यान रखना और ये प्रिटेंड करते रहो कि तुम मैं हूँ। तो ग्रिम कहते हैं ठीक है और अब अपने मन में कहता है कि वैसे कहना पड़ेगा कि ये रेप्लिका काफी कमाल का है, इसके अंदर माना सर्कुलेशन भी है। तभी अचानक से ग्रिम अब ईवल बन जाता है और कहते हैं कि लॉर्ड यहाँ पर नहीं है तो मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। इतने में ही लॉर्ड ग्रिम से कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम मेरे फेमिलियर हो, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये सुनकर ग्रिम काफी इमोशनल हो जाता है जिसे देखकर लॉर्ड कहता है क्या हुआ। तो ग्रिम अब शर्मा जाता है और कहता है कुछ नहीं, बस आप जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। तो अब लॉर्ड कहते हैं ठीक है और अब वो काफी तेजी से अब आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है और कहते हैं कि मैं कैसल से तो बिना किसी दिक्कत के बाहर निकल गया पर मुझे ये नहीं पता है कि डंजन कहाँ पर मिलेगा। इतने में उसकी नजर एक लड़की पर जाती है, उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स लगे होते हैं। ये देखकर ग्रिम कहता है कि लगता है कोई खतरे में है। तभी अचानक से वही लड़की एक काफी गहरी सांस लेती है और पीछे मुड़कर एक मॉन्स्टर को काफी जोर से मुक्का मारती है। वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से फाड़ देती है जिसके बाद वो और मॉन्स्टर से भी लड़ने लगती है। जिसके बाद वो अपने हाथ को घुमाकर अपने हाथों से कोई टेक्निक यूज करती है जिससे कि उन मॉन्स्टर्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। लॉर्ड अब देखता है कि उस लड़की के पीछे लिखा होता है वॉरियर। वहीं ग्रिम कहता है कि शायद से लड़की उन मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। तो लॉर्ड कहते हैं कि इस लड़की का ब्रीदिंग करने का तरीका काफी कमाल का है। फॉरेन कंट्रीज में वो लोग एक एनर्जी को चैनल करते हैं जिसे की कहा जाता है। की को वो लोग ब्रीदिंग का यूज करके अपनी बॉडी के थ्रू चैनलाइज करते हैं। जिस बुक में मैंने ये पढ़ा था उसमें लिखा था कि की लोगों को इनक्रेडिबल टेक्निक यूज करने के लिए अलाउ कर देती है। तभी वो लड़की लॉर्ड को देख लेती है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम वहाँ पर क्यों छुप रहे हो। लॉर्ड ये देखकर हैरान होता है कि इतनी दूर से भी ये लड़की उसे देख पा रही है। वो अब कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए लेकिन मैं इस लड़की से डंजन और की के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो ग्रिम कहते नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे कि तुम 7th प्रिंस हो सोलोम के। ये सुनकर अब लॉर्ड कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। वहीं वो लड़की कहती है कि कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के ऊपर काफी तेजी से हमला करने के लिए चली जाती है जिसे देखकर लॉर्ड घबरा जाता है और कहते हैं कि मैं क्या करूं। तभी वो लड़की ऊपर आ जाती है और कहती है कि कौन है वहाँ। तब लॉर्ड जिसने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया है वो उससे कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं एक नूब एडवेंचरर हूँ। रॉबर्ट को देखकर वो लड़की काफी शौक हो जाती है। वहीं लॉर्ड मन में कहते हैं कि मैंने इल्यूजन क्लास स्पेल इमिटेशन यूज किया है। ये स्पेल मुझे वो लोगों में इमिटेट करने देता है लेकिन उन्हीं लोगों को जिन्हें मैंने पहले देखा हुआ है। राइट हैंड के अंदर मेरा खुद का अपीयरेंस था और लेफ्ट हैंड के अंदर एल्बर्ट का अपीयरेंस। मैंने उन दोनों अपीयरेंस को कंबाइन कर दिया और एक ऐसा फॉर्म बनाया जो कि कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। वो लड़की अब रॉबर्ट से कहती है कि मेरा नाम ताओ है, एक बी रैंक हंटर, और जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वहीं लॉर्ड भी उससे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर वो ग्रिम से कहता है कि कहीं इसे शक तो नहीं हो जाएगा, जिस पर ग्रिम कहते हैं नहीं ये अपीयरेंस परफेक्ट है, उसे बिल्कुल शक नहीं होगा। वहीं ताओ सोच रही होती है कि रॉबर्ट तो कितना ज्यादा हैंडसम है, मैंने अपने 18 साल जिंदगी के ट्रेनिंग करने में लगा दी है और मैंने डोजो छोड़ दिया। इस होप में मैं किसी पर्सन से मिलूंगी बट जिन भी लड़कों से मैं मिली हूँ उन्हें प्रीस्टेज टाइप लड़कियां पसंद है, लेकिन अब फाइनली मुझे एक पर्सन मिल गया है, रॉबर्ट मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। तभी रॉबर्ट उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि हम लोग एक साथ मिलकर डंजन क्लियर करेंगे लेकिन लगता है कि तुम बिजी हो तो मैं जा रहा हूँ। तभी ताओ से कहती है कि सोच लो कि डंजन का काम तुम्हारा हो गया। तो अब रॉबर्ट भी डर जाता है और कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ताओ सारे दुश्मनों को काफी इजीली मार देती है और अब वो रॉबर्ट से कहती है कि क्या मेरी ताकत देखकर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ। वहीं पर रॉबर्ट तो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ पर ग्लोइंग रॉक्स को इकट्ठा कर रहा होता है जिसे देखकर ताओ डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर भी ध्यान दो। अगले सीन में रॉबर्ट ताओ से कहता है कि क्या तुम अकेले एडवेंचरिंग कर रही हो। तो कहती हाँ क्योंकि मुझे आज तक कोई भी एक अच्छा एडवेंचरिंग कॉमरेड नहीं मिला। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं कि वो लोग अब डिनर कर रहे होते हैं जहाँ रॉबर्ट ताओ से कहता है कि तुम जब वो हमले कर रही थी तब तुम की का यूज कर रही थी है ना। तो कहती हाँ तुम्हें की के बारे में पता है, ये काफी रेयर है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर ज्यादा लोगों को की के बारे में नहीं पता है। तब रॉबर्ट कहते हैं कि की उस तरीके से जैसा कि मैजिक के लिए माने यूज होता है और जिस तरीके से तुम ब्रीदिंग करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ताओ कहती है कि मैं इंप्रेस्ड हूँ कि तुमने नोटिस किया, तुम ये कह सकते हो कि मैं ब्रीथलेस हूँ। की ट्रेनिंग की शुरुआत और अंत ब्रीदिंग से ही होती है। तुम अपनी ब्रीदिंग का यूज करते हो की को सर्कुलेट करने के लिए जिससे कि तुम्हें तुम्हारी रीच के बियॉन्ड एक्सप्लोसिव पावर मिलती है। की को अपनी बॉडी के अंदर फील होने के लिए भी काफी ज्यादा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है पर मुझे फीलिंग आ रही है कि तुम की को इजीली सीख पाओगे। तभी वो लॉर्ड को देखती है जो कि ब्रीदिंग टेक्निक ही यूज करने लगता है लेकिन तभी अचानक से उसके लंग्स के अंदर दर्द होने लगता है और वो रुक जाता है। ये देखकर ताओ से कहती है कि तुम अभी भी की ब्रीदिंग कर रहे थे है ना। तो रॉबर्ट कहते हैं हाँ तुमने जैसे किया था मैं बस उसे कॉपी करने का ट्राई कर रहा था, पर ये करना काफी
काफी मुश्किल है। वहीं पर ताओ हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम सिर्फ एक बार ही देखकर सीख रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें आदत नहीं है, तो अगर तुम की ब्रीदिंग करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे लंग्स जल रहे हैं। वहीं लॉयड अभी भी रुक नहीं रहा होता है और वो ब्रीदिंग ही कर रहा होता है और अब वो कहता है कि मैं डेफिनेटली इसे फील कर सकता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर माना से एक अलग सेपरेट एनर्जी बन रही है, मैं इस ताकत का यूज कर सकता हूँ, ये काफी काम आएगी मेरे मैजिक के लिए। रोबोट का एक्साइटेड एक ताओ से कहती है कि अगर तुम इतने इंटरेस्टेड हो तो मैं की के बारे में तुम्हें और सिखा सकती हूँ। ये सुनकर रोबोट खुश जाता है और उसका शुक्रिया करता है। रोबोट की स्माइल देखकर ताओ अब शर्माने लगती है और उसे कहती है कि ऐसे ब्रीदिंग करते रहो जब तक हम लोग इस डंजन से चले नहीं जाते। तो रोबोट कहते हैं ठीक है। वहीं पर अब लॉयड को इतना खुश देखकर ग्रिम भी खुश हो रहा होता है और कहता है कि लॉयड काफी ज्यादा वियर्ड है, कैसल के अंदर उसकी काफी अच्छी जिंदगी है पर उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस वो इंटरेस्टेड है मैजिक को स्टडी करने में। तभी वहाँ सिल्फा आ जाती है और अब वो लॉयड से कहते हैं तो तुम यहाँ पर हो प्रिंस लॉयड। वहीं पर अब सिल्फा को देखकर ग्रिम काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद हम लोग ताओ को देखते हैं जो कि की ब्लास्ट का यूज करके मॉन्स्टर को हराती है। वो बताती है कि जिस मॉन्स्टर को मैंने अभी अभी मारा वो ग्रे वुल्फ था और वो इस डंजन का बॉस था। अब हम लोग सामने पड़े ट्रेजर चेस्ट को खोल सकते हैं। वैसे ये डंजन अनडेवलप्ड है तो मुझे लगता है कि इस चेस्ट के अंदर जो चीज होगी वो इतनी इंप्रेसिव होगी। वही रॉबर्ट कहते हैं कि एक ऐसा चेस्ट जिसे हम लोग तब तक नहीं खोल सकते जब तक हम लोग बॉस को नहीं हरा देंगे। इसका मतलब ये काफी अजीब कंस्ट्रक्शन से बनाया गया है, ये काफी कमाल का लग रहा है। ये सुनकर ताओ कहती है कि तुम तो ट्रेजर चेस्ट के अंदर इंटरेस्टेड लग रहे हो, ना कि उसके अंदर के सामान के अंदर। तो रॉबर्ट कहते हैं हाँ, लेकिन मैं वैसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ऐसा बोलने के बाद वो ब्रीदिंग भी कर रहा होता है, जिसे देखकर ताओ कहती है कि रॉबर्ट काफी जल्दी की ब्रीदिंग सीख रहा है, मुझे तो एक विनर मिल गया, शायद से मेरे ग्रैंडपा भी मुझे अलाउ कर देंगे इसे अपना फियोंसे बनाने के लिए। तभी रॉबर्ट कहते हैं कि चलो इस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करते हैं। तो ताओ कहती है ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई अच्छी चीज होगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो चेस्ट को ओपन करती है। तभी अचानक से लॉयड देखता है कि चेस्ट के अंदर से उनके ऊपर हमला होने वाला है। ये देखकर वो ताओ को जल्दी से साइड में कर देता है और वो लोग हमले से बच जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर से अब एक लीच बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट कहता है कि ये क्या है, क्या ये एक नया बॉस है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।